हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट सी विषय है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th यानी सोशल साइंस क्लास 10th। इसमें हम आपके लिए 2 अंक वाले एवं 3 अंक वाले प्रश्नों का हल यानी सॉल्यूशन प्रश्न और उत्तर सहित लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें इन प्रश्नों को, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इन चारों सेटों को अच्छे से रिवीजन करना है जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 6 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया था आपका 6 नंबर का, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। तो ये 2 नंबर की क्वेश्चन है पहले, ठीक है। तो इसमें आंसर देखिए, ढाल वाली भूमि, भूमि माने क्या होता है जमीन पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समोच्च जुताई, ठीक है। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका 7वें 6वें नंबर का, अथवा चादर अपर्दन किसे कहते हैं। यह अथवा वाला क्वेश्चन है। आपको 2 में से एक ही प्रश्न हल करना है। जब परीक्षा में आप हल करेंगे प्रश्नों को, तो आपको ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। यानी आपके 6 नंबर से लेकर 23 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, एक ऊपर वाला एक उसके अथवा वाला। तो आपको उनमें से कोई एक प्रश्नों को हल करना है। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जिस प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं उसी प्रश्न का आपको क्रमांक डालना है परीक्षा में, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 6वें का, अथवा जी चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, कई बार जल, जल माने क्या होता है पानी, विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ठीक है। इस स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा, मृदा माने क्या होता है मिट्टी, यानी जो ऊपर की मृदा होती है वो घुलकर जल के साथ बह जाती है, यानी पानी के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। चादर माने क्या होता है ऊपर वाला हिस्सा, यानी जमीन के ऊपर वाला हिस्सा को चादर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये है आपका 7 नंबर का प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। तो इसमें 2 मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं लिखना है। तो इनका पहली विशेषता है इसकी, इनका रंग लाल और भूरा होता है, यानी मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, मृदा माने क्या होता है मिट्टी, इनका रंग लाल और भूरा होता है। दूसरी विशेषता है इसका, ये मृदाएं रेतीली और लवणी होती हैं, यानी इनमें रेत की मात्रा अधिक होती है, और लवण माने इसमें नमक की मात्रा भी होती है। अब इसका 7 का अथवा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 7 का अथवा है आपका, एजेंडा 21 क्या है। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था 8 नंबर पर, चाय उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वितरण दीजिए। तो इससे ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी आपके 6 नंबर से लेकर 17 तक सब 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आंसर देखिए, चाय उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। चाय जब हम उगाते हैं, चाय का पौधा उगाते हैं, तो उसके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियाँ होना चाहिए। तो इसमें पहला है, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु
की आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। तीसरा इसमें ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी। और चौथा इसमें चाय के उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? असम में होती है शायद चाय सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में भी चाय होती है, तमिलनाडु में होती है और केरल में होती है। तो इनमें से कोई 4 पॉइंट दिए हैं, इनमें से आपको केवल 2 ही पॉइंट लिखना है, बस केवल 2 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 बिंदु लिखेंगे और 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 अंक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सब 2-2 अंक के प्रश्न हैं तो आपको 2 ही पॉइंट इसमें से लिखना है। इसमें 4 दिए हैं, जो आपको अच्छे से याद हो जाए उसी को आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा वाला इसका वाणिज्य कृषि, कृषि माने क्या होता है? खेती की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता इसमें, इस कृषि, कृषि माने क्या होता है? खेती के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी जो वाणिज्य कृषि करते हैं उसमें लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा है, इस कृषि को करने में अधिक पूंजी, पूंजी माने क्या होता है? पैसा, व श्रम, अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, यानी इस पूंजी को करने में अधिक पैसा की आवश्यकता होती है और अधिक मेहनत, श्रम माने क्या होता है? मेहनत की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या है, इस कृषि के लिए, कृषि माने क्या होता है? खेती, लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और दूसरा है, इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है? यानी जो उद्योग होते हैं हमारे, सीमेंट उद्योग, कारखाने होते हैं, उनसे हम प्रदूषण किस प्रकार फैलता है? 2 कारण लिखना है, कोई इसमें 3 दिए हैं तो आपको 2 ही लिखना है। तो 2 कारण निम्न है। इसमें पहला कारण है, उद्योगों से अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तथा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यानी वायु प्रदूषण का कौन कौन सी गैस कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा पॉइंट इसमें, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। यानी कि उद्योगों के द्वारा जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ निकलते हैं और उसको अपन सीधा नदी में छोड़ देते हैं तो उससे क्या, जल प्रदूषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो पॉइंट है इसमें, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या क्या हैं? कागज उद्योग, लुगदी, रसायन उद्योग, वस्त्र, रंगाई उद्योग और तेल शोधकशालाएं। इनमें से कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है परीक्षा में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको 2 ही पॉइंट लिखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक सेट में ये आया हुआ है। तो आपको चारों सेटों को अच्छे से तैयार करना है। यानी कि मैं इस सेट की वीडियो बना चुका हूँ, बी सेट की भी बना चुका हूँ और ये सी सेट मेरा चल रहा है। आप यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी 4 सेट डले हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ये आप लिख सकते हैं, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, इसमें और सरल क्या कर सकते हैं, वे उद्योग जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। यदि आप इसको भूल जाते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वे उद्योग जिनके उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण देखिए, लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। अटल टनल, ये सुरंग का नाम है, की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। तो उसमें देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। ये कितने किलोमीटर लंबी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी? हिमाचल प्रदेश में। यह
सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अब किसके द्वारा बनाई गई है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये सुरंग को बनाया गया है। इसमें देखिए क्या है पॉइंट इसमें, यह सुरंग पूरे साल मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। यानी पूरी साल क्या करती है जी? लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यानी पहले क्या था, यहाँ पर बर्फ जमी रहती थी, उसके कारण ये 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। अगला पॉइंट है इसमें, यह सुरंग हिमाचल की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो इसमें कोई आपको कितने पॉइंट लिखना है? 2 पॉइंट लिखना है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। उसका नाम क्या है? अटल टनल, ठीक है। और किसके द्वारा बनाई गई है? यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें से कोई 2 पॉइंट लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज या महाराजमार्ग की 2 विशेषता लिखना है। ये भी बार बार आ रहा है क्वेश्चन, यानी कि इनमें से रोड़ों में से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? चारों तरफ से सड़कों को आपस में जोड़ना। स्वर्णिम चतुर्भुज या महाराजमार्ग परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। कौन कौन से गलियारे हैं? पहला गलियारा इसमें प्रथम उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर दिशा से दक्षिण गलियारा, जो किसको जोड़ता है? श्रीनगर से प्रारंभ हुआ है, यानी श्रीनगर कहाँ है? उत्तर में, और कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी कि उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर दिशा में क्या है? श्रीनगर है, और दक्षिण दिशा में क्या है? कन्याकुमारी है। तो इसको जोड़ता है। दूसरा पॉइंट है द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी पूर्व क्या है? सिलचर यानी असम, ये पूर्व का भाग है, ठीक है। और पोरबंदर क्या है? गुजरात, ये पश्चिम का भाग है, को जोड़ता है। नंबर 3 है इसमें, इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी क्या करना? मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। न्यूनतम माने क्या होता है? कम करना, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 पॉइंट लिखना है आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का है आपका। तो 2 कारक निम्न है, पहला है भू आकृतिक और दूसरा है आर्थिक व प्रशासनिक। इसके अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं 11 का। ये भी बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, डिजिटल भारत क्या है? तो ये 2 नंबर का है आपका, ठीक है। इसका आंसर देखिए, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। तो इसमें डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए, किसके लिए? ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए, भारत को क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम है। विशाल माने क्या होता है? बड़ा, ठीक है। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? तो ये भी 2 नंबर का है आपका, यानी कि 6 से लेकर 17 तक प्रश्न आपके 2-2 अंक के हैं। इसका आंसर देखिए, हायर परचेज एक व्यवस्था है जिसमें खरीदार कौन होता है? जो वस्तुओं को खरीदता है। वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते हैं। कह पे खरीदते हैं? कर्जे पर। और उनकी कीमत साप्ताहिक या तो 7 दिन में देते हैं या मासिक किस्तों में चुकाई जाती है, ठीक है।
मासिक किस्त क्या होती है? महीने में, या तो साप्ताहिक यानी 7 दिन में उसका हिसाब किया जाता है, या एक माह में उसका हिसाब किया जाता है। ठीक है। हायर परचेज एक व्यवस्था है जिसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर क्या करते हैं? खरीदते हैं, और उनकी कीमत या तो सप्ताह में दी जाती है और या मासिक यानी महीने में चुकाई जाती है। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी? तो इसका आंसर देखिए, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख की समस्या आम थी। यानी गरीबी और भूख की समस्या, भूखमरी या भूख की समस्या आम थी। इसमें पहला पॉइंट है, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी। यानी शहर थे उसमें, सिटी माने क्या? शहर में बेहिसाब भीड़ और बीमारियों का बोलबाला था। ठीक है। और दूसरा है, धार्मिक टकराव होते रहते थे। अब इसके बाद में ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपका, स्पिनिंग जेनी का। ठीक है। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। स्पिनिंग जेनी क्या है? ठीक है। ये भी 2 नंबर का है आपका। तो इसमें देखिए, स्पिनिंग जेनी कताई की प्रक्रिया को तेज करने वाली एक मशीन है। ठीक है। स्पिनिंग जेनी कताई की प्रक्रिया को तेज करने की क्या थी? एक मशीन थी, जिसका आविष्कार जिसे जेम्स हरग्रीव्स ने, किसने बनाया था इसको? जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था, और 1764 में बनाया था इस मशीन को। इस मशीन में एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो ये ध्यान रखना है, किसने इसका आविष्कार किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किस सन में किया था? 1764 में किया था। और ये स्पिनिंग जेनी किसके लिए बनाई गई थी मशीन? कताई के लिए। ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। इसको किसने बनाया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। कब बनाया था? 1764 में। किसके लिए बनाया था? कताई के लिए बनाया था। तो इसको, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के आरंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। यानी 19वीं सदी की बात है, भारतीय बुनकरों के सामने कौन कौन सी 2 समस्या पैदा हो गई थी? तो इसका उत्तर देखिए, भारतीय बुनकरों की 2 समस्या निम्न है। पहली समस्या क्या थी? भारतीय बुनकरों को कच्चा माल के रूप में कपास बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता था। यानी कि भारतीय बुनकर थे जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, उन बुनकरों को कच्चा माल के रूप में कपास की एक फसल होती है, बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता था। दूसरा पॉइंट है इसमें, बाजार मशीनों की बनी सस्ती चीज़ों से भर गया था। यानी जो बाजार था वो मशीन के द्वारा चीज़ें बनने लगी थी, तो उससे क्या है? सस्ती चीज़ें मिलने लगी बाज़ार में, जिसका मुकाबला बुनकर नहीं कर सकते थे। उनके जीवन यापन में संकट आ गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, त्रिपिटका कोरियाना क्या था? तो इसमें देखिए आंसर देखिए, 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका अथवा वाला। आपको वीडियो को धैर्य से देखना है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, धैर्य से देखना है। अगला क्वेश्चन है, प्लांटेन का क्या उपयोग था? तो इसका आंसर देखिए, प्लांटेन लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता था। ठीक है। बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था
यानी लकड़ी का होता था, काठ माने क्या होता है लकड़ी, बाद में इस्पात का बनने लगा, यानी बाद में इसको काय के बनाने लगा, इस्पात का बनने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, कितागावा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर देखिए 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्र कला शैली में अहम योगदान किए, जिसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया? आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची, यानी इनके द्वारा जो छपी गई किताबें वो कहाँ पहुंची? यूरोप पहुंची, यूरोप महाद्वीप में पहुंची और अमेरिका महाद्वीप में पहुंची। और मोने और बान गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रण क्रांति के 2 प्रभावों के बारे में बताइए। यानी मुद्रण जब हमारी किताबें छपने लगी तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखिए, मुद्रण क्रांति के 2 प्रभाव। पहला प्रभाव था छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। पाठक माने क्या होता है? पढ़ने वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें छपाई से किताबों की कीमत गिरने लगी। ठीक है, जब किताबें ज़्यादा छपेंगी तो उसकी कीमत क्या कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया, यानी बहुत सी प्रतियां एक साथ में छापना कैसा हो गया? सरल हो गया, आसान हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई 2 कठिनाइयों को लिखिए। ये भी दोनों 2 नंबर का है। तो उत्तर देखिए, 2 कठिनाइयाँ निम्न है। पहली कठिनाई है, वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं, यानी जो असंगठित क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट क्षेत्र है। ठीक है, वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और नियमित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, संवैतनिक छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। यानी हम प्राइवेट काम करते हैं तो उसमें संवैतनिक छुट्टी नहीं दी जाती, अवकाश नहीं दिया जाता, कोई बीमार हो गया तो उसका इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, वेतन इस दिन नहीं जाएंगे, उस दिन का वेतन हमारा कट जाएगा, तो उसको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, यानी प्राइवेट सेक्टर। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा वाला है, द्वितीय क्षेत्रक को समझाइए। तो इसका आंसर देखिए, द्वितीय क्षेत्रक प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। जैसे मान के चलो सीमेंट बनाते हैं हम कारखानों के द्वारा, यानी कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक उत्पादों को यानी कच्चे माल हम कहाँ से लेते हैं? कृषि से, और उससे क्या बनाते हैं? उद्योगों में कोई वस्तु का निर्माण करते हैं विनिर्माण प्रणाली द्वारा। ठीक है, अन्य रूपों में परिवर्तित, ऐसे मान के चलो हमने कृषि माने खेती से गन्ना लिया, उससे क्या बनाई हमने? शक्कर बनाई, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। तो यही लिखा है इसमें, क्या है इसमें? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना और लोहे से मशीन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो इसका आंसर देखिए, विश्व व्यापार संगठन, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन। एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका अथवा वाला 17 का,
वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच यानी कई देशों के बीच क्या है? परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसके बाद में 18 नंबर से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 2-2 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन आना है? 12 क्वेश्चन आना है। 3-3 नंबर के आपके 3 प्रश्न आएंगे पेपर में और 4-4 नंबर के आपके 3 प्रश्न आएंगे। तो इसका क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का, वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये भी आपका 3 अंक का है। तो वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से वन होते हैं? एक तो आरक्षित वन होते हैं, दूसरा होता है रक्षित वन होते हैं और तीसरा अवर्गीकृत वन। यानी कि वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसके बाद में आपको अथवा वाला क्वेश्चन लिखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देखिए, जैव विविधता, पहला पॉइंट है इसमें, जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, वायु में हम सांस लेते हैं, यानी वायु में हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जल जिसे हम पीते हैं, यानी पानी है, उसको क्या करते हैं? हम पीते हैं। मृदा जो अनाज पैदा करती है, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी, जिसमें हम फसल बोते हैं और फसल से क्या अनाज पैदा होता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यानी अनाज को क्या करते हैं? हम खाते हैं और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगला पॉइंट है इसमें, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पादक हैं और जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, एकात्मक शासन के 3 दोष लिखिए। ये भी 3 नंबर का है आपका, 3-3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे आपके। उत्तर देखिए, एकात्मक शासन के 3 दोष क्या हो जाएंगे? पहला है, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, एकात्मक शासन में क्या होता है? केंद्र सरकार होती है, उसके पास ही सारी शक्तियां या अधिकार होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। क्या होता है? एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। ठीक है, अधीन माने क्या होता है? नीचे होकर। अगला पॉइंट है इसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। एकात्मक शासन में क्या होता है? प्रांतीय सरकार जो राज्य में होती हैं और स्थानीय सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में काम करती हैं, उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार यानी प्रांतों यानी राज्यों को और स्थानीय सरकार को क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका, संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता निम्न है। पहली विशेषता है इसमें, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई और तीसरे स्तर की सरकार भारत में क्या है? स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो इसमें क्या होती हैं? सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट है इसमें, संवैधानिक के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी कि जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनको एक सरकार के द्वारा नहीं बदला जा सकता, उसके लिए दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर का, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। ये भी 3 नंबर का है, यानी 3-3 नंबर के 3 प्रश्न हैं आपके। इसमें देखिए, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक गरीबों के लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण माने क्या होता है? उधार पैसा देना। ठीक है,
ऋण जरूरतों को पूरा करता है, यानी ये गरीबों के लिए बैंक क्या करता है, कौन सा बैंक, ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक गरीबों के लिए उचित ब्याज पर, उचित ब्याज माने क्या होता है, कम ब्याज पर दरों पर ऋणों को पूरा करता है, यानी पैसा उधार देता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1970 में किसने की थी, मोहम्मद यूनुस ने की थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, 1970 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। इन्हें 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको 2006 में क्या दिया, शांति के लिए कौन सा पुरस्कार बना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक में 9 लाख सदस्य थे। कितने, वर्ष 2018 तक ग्रामीण बैंक में कितने लाख सदस्य हो गए थे, 9 लाख सदस्य, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। यानी कि कितने गांव थे, 81,600 गाँव में ये सदस्य काम कर रहे थे। इस बैंक से ऋण लेने वाली ज़्यादातर कौन थी, महिलाएं थी। ऋण माने क्या होता है, पैसा लेना, लोन लेना। ठीक है, तो किसने लिया था सबसे ज़्यादा लोन, महिलाओं ने लिया था, जिसका संबंध समाज के गरीब तबके से है। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये क्या करती है, बैंक गरीबों के लिए पैसा उधार देती है, यानी कि लोन देती है। इसके संस्थापक कौन थे, 1970 में इसकी स्थापना किसने की थी, मोहम्मद यूनुस ने। और 2006 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 2018 तक इसमें कितने सदस्य हो गए थे, 9 लाख। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर ऋण लेने वाली कौन थी, महिलाएं थी, और जिसका संबंध कैसे था, गरीब लोग थे ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कोई 3 अंतर लिखिए। तो 3 अंतर लिखना है। तो औपचारिक क्या होता है, क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देखिए औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र पहला पॉइंट है इसमें, औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में कौन आती हैं, बैंकें आती हैं और सहकारी समितियां आती हैं। दूसरा है इसमें ब्याज की दर, ऋण पर ब्याज कम लगता है। ऐसे मान के चलो हम लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेंगे या सहकारी समितियों से लोन लेंगे तो ब्याज की दर उसमें क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है। ठीक है, इसकी निगरानी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, ये इसकी निगरानी करता है। और इसकी RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, ये क्या करता है, केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, यानी छापता है। अब इसके बाद में अगला है इसमें अनौपचारिक स्रोत। जब हम जब हमें कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से भी लोन लेते हैं, और बैंक से नहीं मिलता तो फिर हम अपने रिश्तेदार, साहूकार या मालिक से लेते हैं या दोस्त से, तो उनको पहले अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका पॉइंट देखिए, अनौपचारिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, साहूकार आते हैं जो पैसा देते हैं, व्यापारी या मालिक आते हैं, रिश्तेदार से भी हम पैसे ले लेते हैं कभी कभी, और दोस्त से भी हम पैसे ले लेते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है तब हम इनसे पैसे क्या ले लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ऋण जो लेते हैं हम, लोन लेते हैं, उस पर ब्याज की दर अधिक, यानी अधिक ब्याज देना पड़ता है हमें इसमें, और उसमें क्या होता है, कम ब्याज देना पड़ता है। अगला पॉइंट है इसमें, अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। तो ये थे आपके 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न, और नेक्स्ट सेट बचा है आपका, इसमें 4 नंबर के भी कुछ प्रश्न बचे हैं, उसको भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इन सभी प्रश्नों को आपको रिवीजन करना है, जिससे आप अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।